तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है एनवायरमेंट इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 6 अभ्यास टेस्ट सीरीज का। इसके अलावा बात करें तो टेस्ट फर्स्ट में हमने 5 टेस्ट में 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है, जिसकी पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में दोनों अलग अलग व्याख्या के साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर अपलोड कर दिया है। आज है टेस्ट नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम ये 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी इन से रिलेटेड, इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड 1972 और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और उसको कम करने से मिटिगेशन जो रणनीति है उसको देखेंगे। ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है उससे रिलेटेड, और महासागरीय का अम्लीकरण कैसे बढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्लाइमेट चेंज भी इसमें शामिल है। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि ये टेस्ट बता दिए पार्ट फर्स्ट है, जिसमें 1 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही 5 वीडियो में ये 100 क्वेश्चन का जो है कवर होता है। इसके अलावा बता दें हमारी टेस्ट सीरीज जो है सभी सब्जेक्ट की चल रही है, जिसमें से 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सब देख सकते हैं। ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 9 टेस्ट हो चुका है, 9 इसमें हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की, इन्वायरमेंट की चल ही रही है। इसके अलावा इकोनॉमी की भी टेस्ट सीरीज चल रही थी। ये सब टेस्ट सीरीज की आपको इन्फॉर्मेशन जो है हमारे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस शेयर कीजिए ताकि उनको अपडेट मिल सके। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। क्लासेस डेली होती हैं, तो आपको डेली आपको एक 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपको मिलेगा। इसकी सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगी। आप इसको 3 तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। एक तो या तो यहाँ से डायरेक्ट स्कैन कर लीजिए, दूसरा तरीका है आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप है, तीसरा तरीका है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, चौथा तरीका भी है आप जो है हमारे पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए ताकि अपडेट आपके पास पहले से पहुँचे। चलिए आज के टेस्ट शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। टाइम बहुत कम है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया गया है, एक कथन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा है यदि आप प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करते हैं तो आप निम्न में से कौन सा वन्य जीव देख सकते हैं। तो 5-6 ऑप्शन दिया गया है। एक सींग वाला गैंडा, बाघ, बंगाल टाइगर की बात किया है, गोल्डन लंगूर की बात किया है, दलदल हिरण की बात किया है, जंगली घोड़ा, और छठवां है वाइल्ड भैंसा। तो सही उत्तर आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम ले चलते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, घुमा देते हैं। का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप चले जाएंगे तो यहाँ असम में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये आपको इंडिया का एक कंपाइल मैप मिल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको सेपरेट पीडीएफ उपलब्ध करवा रहे हैं, जो आपको शायद इतना मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें जो जो आपको मेहनत करना है वो हम मेहनत करके देख रहे हैं। आप बस रिवीजन करिए। आपको ऐसे ही स्टेट वाइज आपको जो है अलग अलग स्टेट का जितने नेशनल पार्क हैं उसकी विशेषता के साथ, जैसे उसमें कौन से कहाँ पर स्थित है, उसमें कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसके अलावा वो जो है किस एरिया में आता है, इसके अलावा वहाँ पे उसके पास से कौन सी रिवर बहती है, ठीक है, इसके अलावा वो किसके लिए फेमस है। ऐसे ही आपको हर स्टेट का हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप बस कनेक्ट रहिए स्टडी ऑन यूपीएससी आईएएस से, आपको हर अपडेट A to Z शॉर्ट नोट्स के साथ मिलेगा। अगर बात करें इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, इसलिए 1 2 4 6 सही है। यानी अगर देखेंगे 3 क्यों नहीं शामिल है। अगर गोल्डन लंगूर की बात करें तो गोल्डन लंगूर जो देखेंगे वो आपको मिलेगा भूटान के पास मिलेगा, यानी साउथ भूटान का एक स्थानिक निवासी है ये। उनका 4 भौगोलिक आवास है गोल्डन लंगूर का। अगर उत्तर में भूटान, पूर्व में मानस नदी, और दक्षिण पश्चिम में संकोच नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी की तलछटी पर ये पाया जाता है गोल्डन लंगूर। यानी ये वाला एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये काजीरंगा उद्यान में नहीं मिल रहा। इसके अलावा बात करें जंगली घोड़े की बात करें तो वो जो है केवल डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया का 2/3 एक सींग वाले गैंडा का निवास है। काजीरंगा में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया का 57% जो है वहाँ पर आबादी है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें बाघ की, तो प्रति 5 किलोमीटर पर आपको एक बाघ मिल जाएंगे। वर्तमान जनगणना के अनुसार 118 रॉयल टाइगर अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इस तरह इसमें ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसके अलावा बता दें आपको, ये वर्ल्ड लेवल पर नेशनल पार्क है। इसमें कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको इससे भी समझने में सहायता मिलेगी कौन कौन से नेशनल पार्क वर्ल्ड लेवल पर हैं। इसको आप सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी ये करंट का मुद्दा बन जाता है, करंट कुछ नहीं होता। करंट का मतलब आपका फंडामेंटल तैयार है तो आपके लिए करंट कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें वन्य जीव आवासों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाया गया था, उसके संबंध में 3 कथन दिया गया है। ऑप्शन 1 दिया गया है, जो वन्यजीव आवासों के लिए एकीकृत विकास के प्रमुख घटकों में से एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम है। ऑप्शन 2 है, यह राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों का क्या करता है, समर्थन करता है। इसमें कीवर्ड आप मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, हाल ही में करैकल जो है को कार्यक्रम के तहत लाया गया है, तो गलत उत्तर आपको चूज करना है। अगर इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ठीक है, क्योंकि जो वन्य जीव आवासों के ये कार्यक्रम है ये लाया गया था। ठीक है, जिसमें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वन्य जीव आवासों की सुरक्षा के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया था, जिसमें आप देखेंगे गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों के रिकवरी कार्यक्रम भी ये शामिल है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, गलत पूछा है ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि इसमें संरक्षित क्षेत्रों की सहायता की बात की गई, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व को छोड़कर बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि जो करैकल की बात की गई है, तो बात करें तो ये जो था गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति और आवासों को बचाने के लिए रिकवरी कार्यक्रम है, ये तो आपको पता ही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया, गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों की सूची में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले मध्यम आकार के जंगली बिल्ली, जिसे करैकल कहा जाता है, को शामिल किया। इस प्रकार देखेंगे 1 और 3 सही है, यानी जो है इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, गलत पूछा है ऑप्शन 2, इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें जो है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम की बात किया गया है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के संदर्भ में ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 की बात करें, यह वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के 3 घटकों में से एक है। ऑप्शन 2 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान और एक अन्य वैज्ञानिक संगठन संस्थानों के परामर्श से कार्यक्रम के तहत शामिल की जाने वाली प्रजातियों की पहचान करता है। ऑप्शन 3, लाल पांडा आखिरी प्रजाति जिसे इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें कौन सा कथन सही है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत। तो इसमें देखेंगे अगर बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 क्यों सही है इसको हम आपको बता देते हैं। यह योजना आप बात करें तो 11वीं योजना अवधि कितनी थी, 2007 से 2012 के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों के विकास की सहायता की तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुधार किया गया। इसका नाम बदलकर वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास कार्यक्रम कर दिया गया, जो इसके पहले हमने बताया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह कार्यक्रम केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना 3 घटकों में से एक है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, जो मंत्रालय है MOEF, ठीक है ने भारतीय रिजर्व संस्थान और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के परामर्श से 16 स्थलीय 7 जलीय प्रजातियों की पहचान की, जिसका उद्देश्य गंभीर लुप्त प्रजातियों की पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित क्षेत्रों से बाहर सुरक्षित करना। इस प्रकार 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है। लाल पांडा की बात करें तो हाल ही में जो करैकल की बात की गई, जो मैंने बताया गुजरात राजस्थान का स्थानीय वो बिल्ली है छोटी सी, एक माध्यम से लुप्त प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम की सूची में जोड़ा गया। ठीक है, लाल पांडा को नहीं जोड़ा गया, जबकि करैकल को जोड़ा गया। ठीक है, भारत के अलावा करैकल कई दर्जन देशों में पाया जाता है, जो छोटी प्रकार की बिल्ली है, जिसमें जैसे पूरे अफ्रीका में, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में। IUCN स्टेटस की बात करें तो इसे लीस्ट कंसर्न में डाला गया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने हाल ही में 2018 में एक अस्थायी समिति की सिफारिश पर 4 प्रजातियां, यानी उत्तरी नदी टेरापिन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरेबियन सी हम्पबैक वेल, रेड पांडा को गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों के एक रिकवरी प्रोग्राम के तहत जोड़ा गया था। इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। तो इसमें जो पूछा है कौन कौन सही है, 1 और 2 सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए, पौधों पर आपको विचार करना है। ठीक है, रेड वैंडा, उसके अलावा ऑप्शन 2 है मॉस्किटो फर्न, ऑप्शन 3 है बेड डोम साइकेड, ऑप्शन 4 है कैलेडियम, ऑप्शन 5 है कुथ। किसे जो है
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 6 के अनुसार उपरोक्त में से किसकी खेती करना प्रतिबंधित है। कुछ पौधों के नाम दिए गए, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको पूछा है किससे खेती करना प्रतिबंधित इनमें निम्नलिखित में से। तो इसमें जो है खेती करना प्रतिबंधित की बात करें, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात पहले कर लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, 1972 में आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कब आया। तो अनुसूची 4 की बात करें तो ऐसे पौधे शामिल हैं जिन्हें खेती और रोपण से प्रतिबंधित किया गया है। ये पौधे किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से पौधे शामिल है। इसमें बेडडोम साइकार्ड है, इसको हम आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 अलग से हम आपको हिंदी और इंग्लिश में अपने टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा जितनी अनुसूची हैं, 5 अनुसूची के साथ कौन कौन शामिल है, क्या क्या कंडीशन है, वो आपको हम आज ही इस लेक्चर के बाद उपलब्ध करवा देंगे। बहरहाल इसको देखते हैं। ये पौधे इस प्रकार के बेडडोम साइकट्स यानी साइकस बेडडोम, ब्लू वांडा, कुथ, लेडीज स्प्लिन आर्किड, पीचर प्लांट, रेड वांडा, तो इन सबको जो है प्रोहिबिटेड किया गया है। इस प्रकार देखेंगे जो इसमें ऑप्शन 1 सही है, ए सही है, यानी 1 3 5, ठीक है। इसके अलावा मास्केट फर्न एक जलीय टेरिफाइडा है, कैलेडियम अरूम परिवार का एक उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका पौधा है जिसकी खेती शानदार रंगीन सजावटी पत्तों के लिए की जाती है। तो उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 6 के तहत खेती करने की तहत मनाही नहीं की गई है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कुछ आपको दी गई है संवैधानिक प्रावधान क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकारी क्या होते हैं, इसकी पीडीएफ मैंने अलग से आपको प्रोवाइड करवा दी है। बहरहाल आप इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का भी पीडीएफ मैंने सेपरेट आपको टेलीग्राम चैनल पर देख लें। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें जो है 4 अनुसूची के अपवाद क्या है ये भी लिखा गया है, पौधों के बारे में जो है बात की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। तो ये सब मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास 9 में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसको मैंने आपको बाकायदा आपको डिटेल में दे दिया है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की बात की, उसके कार्य की बात की गई है। तो इसी प्रकार की सूची, ये सूची की बात कर रहा है, ठीक है। इसी के तहत सूची फर्स्ट में क्या शामिल है ये आप देख लीजिएगा, सूची 2 में क्या शामिल है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें सूची 3 और 4 में क्या शामिल है, उसके क्या प्रावधान है वो आप देख लीजिएगा। सूची 5 में क्या शामिल है वो सूची 6 में। तो इस प्रकार जो है ये प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आप बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जैव विविधता के संदर्भ में बाल पाइथन, एस्कालोरेट मैका, समुद्री कछुए, चीनी ग्लाइडर और मार्मोसेट है, इसमें दिया है जैव विविधता के संदर्भ में ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या है, साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट में सूचीबद्ध हैं, ऑप्शन बी विदेशी प्रजाति हैं, ऑप्शन सी प्रवासी प्रजाति हैं, ऑप्शन डी उभयचर हैं। तो ये जो नाम दिए गए ये है क्या, तो इसकी बात करें, इसमें जो है ये जो नाम दिए गए हैं ये एक सब उभयचर हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक स्थिर समुदाय के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, वर्ष दर वर्ष उत्पादकता ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सॉरी मैं स्लिप ऑफ टंग नेक्स्ट क्वेश्चन की बता रहा था। तो इसमें ऑप्शन जो है जो जैव विविधता के संदर्भ में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन बी है, यानी विदेशी प्रजातियां हैं। भारत में सबसे अधिक मांग वाली विदेशी प्रजातियों में बाल पाइथन, स्कॉलर्ड मैका, समुद्री कछुए, चीनी ग्लाइडर, इसके अलावा मार्मोसेट, ग्रे अफ्रीकी तोते। केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी जीवित प्रजातियों की आयात और बचाव की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। तो इस प्रकार ये सब जो बाल पाइथन वगैरह दिया गया है ये क्या है, ये विदेशी प्रजाति है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सोटिक एनिमल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें जो है स्थिर समुदाय की बात जो हम कर रहे थे इसके पहले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थिर समुदाय की विशेषताओं में से एक है, सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए है समसामयिक गड़बड़ी, यानी प्राकृतिक या मानव निर्मित के लिए एक न्यूनतम प्रतिरोध। ऑप्शन बी है वर्षों से बहुत अधिक कम जनसंख्या वृद्धि हो। ऑप्शन सी है चरमोत्कर्ष, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात एक स्थिर समुदाय नहीं होता। ऑप्शन डी साल दर साल उत्पादकता में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो स्थिर समुदाय के बारे में पूछा है, तो इसमें देखेंगे स्थिर समुदाय जो होता है उसकी विशेषताओं की बात करें तो यह वर्ष दर वर्ष उत्पादकता ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा यह समसामयिक गड़बड़ी के लिए प्रतिरोधी होता है, यह विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी होता है। इसके अलावा बात करें चरमोत्कर्ष जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है उसकी पारिस्थितिक उत्तराधिकारी का अंतिम परिणाम है, किसी क्षेत्र को उपनिवेशित करने वाला पहला पौधा अग्रणी समुदाय होता है।
ठीक है। तो आपने क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में ये सब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा, यानी स्थिर समुदाय का संबंध किससे है, साल दर साल उत्पादकता में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा है, केपल्स की बात किया है, सॉरी केल्प्स की बात किया है, केल्प्स के संदर्भ में पूछा है केल्प्स होता क्या है। केल्स जो होते हैं, ऑप्शन ए की बात करें, केल्स बड़े हरे शैवाल, समुद्री शैवाल हैं जो ठंडे तापमान में जीवित रह सकते हैं या यहाँ तक कि बर्फ के नीचे भी उग सकते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, केल्स आयरन और आयोडीन का एक समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन 3 की बात करें, केल्स वन तूफानों के दौरान लहरों की क्षरण शक्ति को कम करके समुद्र तट के क्षरण से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो सही कथन आप चुनना है केल्स होता क्या है। पहले हम आपको केल्स दिखा देते हैं, केल्स होता क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये केल्स होता है, समुद्र के नीचे पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है। तो केल्स जो होते हैं बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं एक प्रकार के, जो जो मैंने जो इनकी जो होती है 30 विभिन्न प्रजातियां होती हैं। केल्स गंभीर इकोसिस्टम के अनुकूल हो गए हैं और इन्हें ठंडी पानी की प्रजातियों में ठंड के तापमान और लंबे समय तक अंधेरे से बचने और यहाँ तक कि समुद्र की बर्फ़ के नीचे बढ़ने की विशेष रणनीतियाँ इन पर मौजूद हैं। ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी वाले क्षेत्रों में पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक परिस्थितियों को तंत्र में प्राथमिक उत्पादन की उच्चतम दर को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में केल्स वन तटीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन, ठीक है, इसके अलावा मनोरंजन, इसके अलावा बात करें वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। ठीक है। केल्स कई देशों में प्रतिष्ठित खाद्य स्रोत हैं जो पोटेशियम, इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम, लोहा, ठीक है, इसके अलावा फाइबर, आयोडीन। इसके अलावा केल्स वनों की बात करें, तूफानों के दौरान लहरों की शक्ति को कम करके अब तटीय कटाव को कम करके तट रेखाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं। इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन बी सही है, एक सही नहीं है। ठीक है। आई एम सो सॉरी, एक भी सही है। ठीक है। केल्स जो छोड़ते हैं हरे बड़े शैवाल होते हैं जो समुद्री ठंडे तापमान के नीचे या बर्फ के नीचे भी उग सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है। यानी केल्स के संदर्भ में तीनों विशेषताएं हैं। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये केल्स हैं, जैसे मैंने बताया इसे ठंडे पानी के नीचे भी रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, टाइगर कॉरिडोर की बात किया गया है, किस राज्य में मौजूद है। इंद्रावती जो टाइगर, इंद्रावती उद्दंत सीता नदी की बात किया गया है। सुनबेड़ा जो है टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दांदेली अंशी शरावती घाटी की बात की कर्नाटक। और इसके अलावा परम्बिकुलम एर्नाकुलम जो है इंदिरा गांधी जो है केरल और तमिलनाडु के बीच। मनसा बक्सा जो है टाइगर रिजर्व असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। कामलांग टेल वैली जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर की बात की गई है और किस राज्य से संबंधित है, किस किस राज्य से, वो आपको देखना है। तो इसमें बात करें, इसमें जो सुमेलित हैं, इसमें देखेंगे जो टाइगर कॉरिडोर होता है वो बाघों के आवास को जोड़ने वाली भूमि का एक खंड होता है जो बाघों का शिकार अन्य वन्य जीव की आवाजाही को अनुमति देता है। इनके बिना बाघों की आवास खंडित हो सकता है, बाघों की आबादी अलग थलग हो सकती है, जिससे बाघ विलुप्त होने की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें इसमें ऑप्शन कौन कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी एक इंद्रावती उदंती सीता नदी सुनबोड़ा जो टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। इसके अलावा ऑप्शन 2 दांदेली अंशी सरस्वती घाटी जो है कर्नाटक में है। इसके अलावा बात करें ऑप्शन 3 जो है ये भी सुमेलित है केरल तमिलनाडु से। इसके अलावा बात करें ऑप्शन कामलांग काने टेली वैली जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन 4 की बात करें ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बात करें इसमें और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। जो मानस और बक्सा जो टाइगर रिजर्व हो असम और पश्चिमी बंगाल भूटान में स्थित है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम और वेस्ट बंगाल और भूटान में सुमेलित है। ठीक है। इसके अलावा और भी टाइगर रिजर्व हैं, तो ये टाइगर रिजर्व हैं, इसको आप ध्यान दें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके अलावा बात करें कौन कौन से टाइगर रिजर्व कॉरिडोर हैं, तो उसको उसकी सूची हम जो है आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके अलावा टाइगर रिजर्व है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसमें पूछा है हाल ही में निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा
कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन शीर्षक वाला एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ऑप्शन सी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन डी है ग्लोबल टाइगर फोरम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन शीर्षक वाला डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया था? इसमें देखेंगे ये डॉक्यूमेंट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जो बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए, जिसका शीर्षक था बाघों दीर्घकालिक संरक्षण के लिए बाघों की आबादी को जोड़ना। ठीक है, जिसने देश भर में 32 प्रमुख गलियारों की मैपिंग की थी और उनके प्रबंधन के लिए अनिवार्य संरक्षण योजना का जो है कार्यक्रम सुझाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, TX2 पहल क्या है? यह 2022 तक दुनिया के जंगली बाघों को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है, जिसमें 2006 का आधार वर्ष है। ऑप्शन 2 की बात करें, बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला TX2 पुरस्कार दिया गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करें अगर TX2 की, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एंड ग्लोबल टाइगर फोरम और अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों के मध्य एक विश्व वन्य जीव कोष है। ठीक है, सभी 13 टाइगर रेंज सरकारें पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन रूस 2010 में एक साथ आई, जहां उन्होंने आधार वर्ष 2006 के साथ 2022 तक जंगली बाघों की संख्या 2 गुना करने में, यानी TX2 2 गुना करने में उन्होंने सहमति जताई। दो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए कैट्स यानी ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, UNDP, द लायंस शेयर और वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा प्रस्तुत उद्घाटन TX2 अवार्ड 2020 जीता। इस प्रकार यह सभी पुरस्कार 13 टाइगर रेंजो देशों की 10वीं वर्षगांठ मनाते हैं और जो 2022 तक जंगली बाघों की वैश्विक आबादी दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे TX2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक भी सही है, दो भी सही है। ठीक है, इसमें एक और दो दोनों सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के एक से सटे राज्य सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र जीव जंतुओं और वनस्पतियों के परिदृश्य, समुद्री दृश्य और आवास की रक्षा के लिए है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे राज्य सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र जीव जंतुओं और वनस्पतियों के परिदृश्य, समुद्री दृश्य और आवास की सुरक्षा के लिए है। कुछ कथन दिया गया, वो किससे संबंधित है? समुद्र सामुदायिक रिजर्व, ऑप्शन बी अभयारण्य, ऑप्शन सी संरक्षण भंडार, ऑप्शन सी सेक्रेट ग्रुप्स की। तो इसमें आप देखेंगे इससे किससे संबंधित है, तो इसमें देखेंगे ये जो है राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों से सटे राज्य सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र और जीव जंतुओं के और वनस्पतियों के परिदृश्य और समुद्री दृश्य आवासों की रक्षा के लिए आप देखेंगे तो ये क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व है। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसके अनुसार देखेंगे एक संरक्षण रिजर्व की घोषणा और प्रबंधन है जो राज्य सरकार स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करने के बाद सरकार के स्वामित्व वाले किसी क्षेत्र की घोषणा कर सकती है। विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में वे क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इस परिदृश्य, समुद्री परिदृश्य और वनस्पतियों और जीव और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक संरक्षण रिजर्व के रूप में, बशर्ते जहां संरक्षण रिजर्व में केंद्रीय स्वामित्व वाली कोई भूमिका शामिल, इस तरह की घोषणा करने से पहले इसकी पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी केंद्र सरकार से। ठीक है, तो इस प्रकार कंजर्वेशन जो है रिजर्व से इससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे सर्वाधिक जो है अधिक जो है सामुदायिक भंडार है? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनिटी रिजर्व। तो भारत देखेंगे भारत में 214 जो है कम्युनिटी रिजर्व है जो 1302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.04% है। यानी राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस दिसंबर 2020 के अनुसार सामुदायिक। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन ए नागालैंड जो है इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 जो है इसमें पूछा है
नेटवर्क की बात की है, कटराट की बात की, हाल की खबरों में रहा, किससे संबंधित है? बाघों की गणना प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, चूहों से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की बीमारी जो मनुष्यों में फैल सकती है। ऑप्शन सी, बंदी प्रजनन के दौरान विषाणु जनित जीनों से निपटान की एक विधि। ऑप्शन डी, एक प्रकार का एंजाइम अवरोधक जो विदेशी निकायों से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कटार्ट किससे संबंधित है? कटार्ट, तो विकल्प ए सही है। ठीक है, यह जो है भारत में बाघों की जनगणना की एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तंत्र का नेटवर्क है, यानी सॉफ्टवेयर कैटरेट है। जो कैटरेट है, कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिटिक टूल का उपयोग करके प्रजातियों को कैमरा ट्रैप तस्वीरों के स्वचालित पृथक्करण जैसी नवीन तकनीक का विकास शामिल है। इसमें एम स्ट्रिप्स, यानी एम स्ट्रिप्स क्या है? बाघों के लिए निगरानी प्रणाली, गहन सुरक्षा और इकोसिस्टम स्थित जैसे मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से एक प्राथमिक क्षेत्र डाटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करना शामिल है, जो फोटो साक्ष्य को जियो टैग करने के लिए जीपीएस का उपयोग करता है और सर्वेक्षण जानकारी इस अभ्यास से और अधिक सटीक बना देता है। ठीक है, तो ये थे, ये रहा यम स्ट्रिप। और ये भी जो कैटरेट है, ये भी बाघों की प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताएं तो भारत जो है, सॉरी, पहला देशव्यापी मूल्यांकन 2006 में किया गया था बाघों का। तीसरा आकलन 2010 और 14 में किया गया, और मूल्यांकन का चौथा आकलन 2018 में किया गया। ठीक है, 2018 की जनगणना से निष्कर्ष निकाला, भारत में बाघों की आबादी लगभग एक तिहाई से बढ़कर 2967 हो गई, जो वैश्विक आबादी का लगभग 75% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 526 बाघ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा 524 किस में है? कर्नाटक में है। और उसके बाद 442 उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की आबादी गिरावट देखी गई। अन्य सभी राज्यों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। तो इस प्रकार जो कैटरेट है वो बाघों की जनगणना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यह राष्ट्रीय उद्यान अर्ध सदाबहार वन और नम पर्णपाती जंगलों के साथ हिमालय के तलछटी पर स्थित है। जिया भरौली नदी पूरे क्षेत्र को काटती है। अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख यहाँ किया गया है? तो इसमें देखेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम के सेनातीपुर जिले में पूर्वी हिमालय के तलछटी पर स्थित है, यानी असम में स्थित है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें नहीं है, लेकिन नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में स्थित है। ठीक है, तेजपुर से लगभग 40 किलोमीटर और असम का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश का पखुई यानी पक्के जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जो है वो उत्तर और पूर्वी बिंदु पार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या सदाबहार नम पर्णपाती जंगलों के साथ बेत, बांस और ब्रेक और आदि नदियों के साथ खुले घास के मैदानी सकरी पट्टियों का क्षेत्र निर्माण करता है। नमेरी जो है पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों के साथ पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह क्षेत्र जिया भरौली नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे दीजी, दिनाई, डोंगरुगी, नामेरी, डिकोराई, खारी नदी आदि से घिरा हुआ है। कुछ झीलें भी हैं जो बरसात और मौसम के दौरान क्षेत्र को घेरती हैं। पड़ोसी वन क्षेत्रों की दुर्गमता और निरंतरता नामेरी वन्य जीवों को फलने फूलने में मदद करती है। सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर गौर के रूप में एक अच्छा शिकार जो है आधार है। लगभग 3000 से घरेलू मवेशी भी भाग तेंदुओं आदि का शिकार आधार माने जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और ये जो विशेषता है ये नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी हरित जलवायु कोष से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन एक है, इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का अनुकूलन और समन प्रथाओं की सहायता करना। ऑप्शन 2 है, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बनाया गया। ऑप्शन 3 है, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो आपको अपने संसाधनों को 50% समन यानी मिटिगेशन करने के लिए 50% अनुदान समकक्ष के लिए अनुकूलन के लिए अडाप्टेशन के लिए अनिवार्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए की बात करें, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और
समन यानी मिटिगेशन प्रथाओं को अपनाने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए की गई थी। ग्रीन क्लाइमेट फंड वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित बहुपक्षीय जलवायु कोष है। मुख्य बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र है जो विकासशील देशों को उनके ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन का जवाब देने, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने की सहायता करता है। इसका ऑप्शन 1 से सही है। ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है की स्थापना यूनिसेफ ने UNFCCC यूनाइटेड फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के तंत्र के भीतर की गई थी, न कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, या 22 सदस्यों का एक बोर्ड शासित होता है उसके द्वारा। ठीक है, जबकि अनुकूलन कोष जो बात की गई, अनुकूलन एडाप्टेशन कोष की बात करी, तो उसकी स्थापना क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2001 में की गई थी, न कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 देखेंगे, ऑप्शन 3 सही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड अपने संसाधनों का जो है 50% मिटिगेशन और 50% अनुदान के समकक्ष के लिए निवेश करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है। 1 और 3 जो है ऑप्शन डी में सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 में देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन 1 है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए केवल विकसित देशों को अनिवार्यता दी गई थी, जबकि पेरिस समझौते में सभी देशों को उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित करने का आह्वान किया गया था। ऑप्शन 2 की बात करें, ये दोनों यूनेप के ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के तहत? तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है सही है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन कम करने के लिए केवल विकसित देशों को अनिवार्य, पेरिस के लिए सभी देशों का जो है इसमें जिम्मेदारी दी गई थी। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। अभी मैंने बताया कि दोनों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑन जो है, तो इस ढांचे के अंतर्गत आया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था को सहमत व्यक्त करने के लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने पर या सीमित करने पर आवश्यक है, जबकि पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो वो जलवायु परिवर्तन कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है, यानी इसमें ऑप्शन 1 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, एंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC के बारे में बात किया गया है। और INDC देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए INDC के वर्तमान में कोई कानूनी स्थिति नहीं है। ऑप्शन 2, गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोतों से बिजली के लिए स्थापित क्षमता कुल 40% भारत के INDC लक्ष्यों के तहत शामिल किया गया है। ऑप्शन 3 है पेरिस क्लाइमेट जो समझौता है के प्रावधानों के तहत जो देशों के से हर 5 साल में एक अपडेट NDC प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। कौन सा ऑप्शन गलत है INDC के बारे में? ठीक है, तो इसमें INDC की बात करें तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या नेशनल जो है इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गैर बाध्यकारी राष्ट्रीय योजना है जो जलवायु क्रियाओं को उजागर करती है, और इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जलवायु संबंधी लक्ष्य, नीतियाँ, उपाय शामिल है, जिसका लक्ष्य सरकारें जलवायु परिवर्तन के जवाब को लागू करना चाहती हैं। और देशों द्वारा प्रस्तुत INDC जो होती है, INDC वर्तमान में कोई कानूनी स्थिति नहीं है, ये केवल देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के इरादे से अभिव्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है 1 सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। भारत का INDC मुख्य रूप से 2030 तक सॉरी, ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत में INDC जो है 2030 तक हासिल करना है, जो सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन की तीव्रता को लगभग 1/3 कम करना है। बिजली के लिए स्थापित क्षमता की कुल 40% जो है गैर जीवाश्म स्रोतों से होगा। भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक होता क्या है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के एक साधन जिसे कार्बन सिंक कहते हैं का वादा किया गया है। ऑप्शन 2 भी सही। ऑप्शन 3 जो देखेंगे ऑप्शन 3 भी सही है। पेरिस जो क्लाइमेट एक्शन यानी पेरिस जो समझौता था उसकी बात करें, उसके प्रावधानों के तहत देश से हर 5 साल में एक अपडेटेड NDC प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसके तहत देश के तत्कालीन मौजूदा NDC के आगे की प्रगति की प्रतिनिधित्व करेगा।
और इसकी उच्चतम संभावित महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया जाएगा। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा गलत है, इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों सही है। बात कर तो आईएनडीसी क्या होता है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, ये हमने दे दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बता भी दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कार्बन पृथक्करण की बात किया, कार्बन पृथक्करण के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन एक है CO2 कार्बन भंडारण के CO2 भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली साइटों में पुराने तेल गैस के कुएं, गहरी लवड़ी संरचना, कोयला बेड संरचनाएं सम्मिलित हैं। ऑप्शन दो है प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण की तुलना में कृत्रिम कार्बन पृथक्करण एक धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन तीन महासागरों का आयरन फर्टिलाइजेशन कार्बन पृथक्करण मदद कर सकता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कार्बन पृथक्करण के संबंध में। तो ऑप्शन बात करें कार्बन पृथक्करण, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और उसे संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बन पृथक्करण कहते हैं। यह एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने का लक्ष्य के साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने का एक तरीका है। भूगर्भीय कार्बन पृथक्करण के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, पुराने तेल गैस कुएं, कोल बेडेड लवड़ी संरचनाओं और उच्च कार्बनिक सामग्रियों के साथ सेल संरचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो देखेंगे तो ऑप्शन दो गलत है, ठीक है, यानी कृत्रिम कार्बन की बात की गई है तो वो कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन का उत्पादन के बिंदु यानी जैसे फैक्ट्री की चिमनी पर कैप्चर कर लिया जाता है, फिर संग्रहित कर दिया जाता है। प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण कृत्रिम कार्बन पृथक्करण की तुलना में एक धीमी प्रक्रिया है। इसके अलावा बात करें ऑप्शन तीन की तो तीन सही है। आयरन फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया जो फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन करने को प्रोत्साहित करने के लिए समुद्री सतह में लौ निम्न क्षेत्र में लोहे का जानबूझकर प्रवेश किया जाता है जिसका उद्देश्य जैविक उत्पादकता को बढ़ाना या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण तेजी लाना। इस प्रकार देखेंगे इसमें एक और तीन सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कार्बन ट्रेडिंग की बात करें, बहुत न्यूज में रहता है। यह पेरिस समझौते के तहत देशों के बीच अपने NDC जो हर 5 साल में रिपोर्ट पेरिस एग्रीमेंट के तहत प्रस्तुत करना होता है। NDC लक्ष्य को पूरा करने का अनिवार्य व्यापार प्रावधान है। ऑप्शन दो की बात करें, कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए उन देशों को अनुमति देता है जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन तीन कार्बन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड सिस्टम का उपयोग करता है। तो कार्बन ट्रेडिंग के संबंधित क्या कथन सत्य है। ऑप्शन एक की बात करेंगे, ऑप्शन एक गलत है, ठीक है। तो पेरिस समझौता दो देशों के NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए के लिए भी देशों के बीच स्वैच्छिक व्यापार की अनुमति देता है। यदि कोई देश अपने लक्ष्य से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है तो उक्त उत्सर्जन की कमी को दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समन परिणाम के रूप में बेच सकता है, ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। कार्बन ट्रेडिंग जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना है। इसके तहत प्रमाणित उत्सर्जन कमी, ठीक है, उन संस्थानों को जारी किए गए थे जो उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजना जैसे पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा की दस्ता रखती है, या उन देशों को कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए अनुमति देता है जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कमी के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन भी सही है। कार्बन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड सिस्टम का उपयोग करता है और इसका तर्क है कि कार्बन टैक्स का एक अच्छा विकल्प है जो कार्बन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड प्रणाली का उपयोग करता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन कौन सा ऑप्शन सही है, यानी देखेंगे दो और तीन सही है। अब कार्बन ट्रेडिंग होती कैसी है मैंने बता ही दिया, जब इसके पास असमर्थ है, जिसके पास अपना जो लक्ष्य है कार्बन का सिंक का वो ज़्यादा कर लिया उत्सर्जन एक निर्धारित सीमा से, और जो नहीं कर पा रहा है उसको जो है बेच देता है, उसके बदले उसको जो है मिल जाता है छूट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें पूछा है वैश्विक पर्यावरण फैसिलिटी यानी GEF के संदर्भ में पूछा है। यह फैसिलिटी सब ग्रह के सबसे बड़े पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए विश्व बैंक के तहत की गई कार्य करती है। ऑप्शन दो की बात करें, भारत GEF का दाता और प्रदाता दोनों है। ऑप्शन तीन GEF स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनमाटा कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल नवाचार के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो GEF यानी ग्लोबल जो एनवायरनमेंट फंड सुविधा है फैसिलिटी की बात कर रहा है, एक वित्तीय तंत्र है जो विकासशील देशों को उन परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है जो वैश्विक पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है और स्थानीय समुदायों को अस्थायी आजीविका बढ़ावा देती है। 1994 की बात करें तो 1994 क्या हुआ था, 1994 में GEF
विश्व बैंक से बाहर निकल गया था और एक स्थायी अलग संस्थान बन गया था। ठीक है। हालांकि विश्व बैंक ने अपने एक ट्रस्टी के रूप में काम करना और प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। इस प्रकार ये जो फैसिलिटी विश्व बैंक के तहत नहीं कार्य करती, ये अपने अलग संस्थान है। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही है। भारत जीएफ का दाता प्राप्तकर्ता दोनों है। यानी 1991 में जीएफ की स्थापना के बाद एक अग्रणी विकासशील देश भागीदार रहा है भारत। जीएफ का पुनर्गठन आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वित्त मंत्रालय राजनीतिक केंद्र बिंदु है, जबकि पर्यावरणीय वन व जलवायु मंत्रालय जीएफ परियोजना के लिए एक परिचालन केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 गलत है। जीएफ जो है की बात करें तो निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है, जैसे जैविक विविधता सम्मेलन सीबीडी, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसी, और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन कार्बनिक प्रदूषण और मरकरी और पर मिनमाटा सम्मेलन। इस प्रकार देखेंगे ये जो है इसमें ऑप्शन 3 गलत है। इसमें देखेंगे तो इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कोई जो है जिक्र नहीं है। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज। इसके अलावा नेक्स्ट जो है टेस्ट कल अपलोड होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी एंड एडू IAS पर। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या आप हमको SMS कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखिए, और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।